अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है रेसिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसमें हम देखेंगे रेसिड्यू को डिफाइन करेंगे, उसको देखेंगे फाइंड करने का उसका सिंपलेस्ट वे क्या है। फिर हम देखेंगे रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल। ठीक है, हमने सिंगुलैरिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि तीन तरह की आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की तीन टाइप्स होती हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल। तो उसमें देखेंगे कि रेसिड्यू एट अ सिंपल पोल कैसे मालूम किया जाता है, फिर रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर एम कैसे मालूम किया जाता है। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब शुरू करते हैं। आज हमारा मेन हेडिंग है रेसिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हमने लॉरेंट एक्सपेंशन पढ़ी, लॉरेंट थ्योरम पढ़ा था। उसकी सीरीज को जब हम एक्सपेंड करते हैं फंक्शन एफ जेड के लिए, तो उसमें जो टर्म आती है जेड माइनस वन की पावर माइनस वन, इस यानी इन सिंपल वर्ड जो z की पावर नेगेटिव वन है उसका जो कोफिशिएंट होगा, वो जो कोफिशिएंट है, वो कोफिशिएंट आपका जो किसी सिंगुलैरिटी पे हम देखेंगे उसे हम रेसिड्यू ऑफ अ फंक्शन बोलेंगे। रेसिड्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एट अ z इज इक्वल टू a। ठीक होगी बात। क्या मतलब, जैसे आप लॉरेंट सीरीज देख रहे हैं, इस सीरीज में जो पहला पार्ट है ये तो हमारे पास इसमें z की पावर सारी पॉजिटिव आती हैं जिसे हम मेजर पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट देखो तो z की पावर n डिनोमिनेटर में है। इसका ना z जब ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव में आ जाएंगी, तो इसका मतलब अब यहां से हमें अपना फैक्टर मिलने वाला है। अगर मैं समेशन को एक्सपेंड करूं तो आप इसे लिख पाओगे बी वन ओवर जेड माइनस वन अप टू बी प्लस बी टू ओवर जेड माइनस टू होल स्केयर अप टू सोन चलता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये फैक्टर देखो बी वन वाला, इसमें z की पावर माइनस वन में आने वाली है। तो इसका मतलब इस फैक्टर का जो कोफिशिएंट बी वन है, ये मेरे पास क्या कहलाने वाला है, रेसिड्यू कहलाने वाला है। ठीक है, और इसमें अगर मैं सिंगुलैरिटी देखूं तो z इज इक्वल टू a आपके पास आएगा। तो जनाब अब आपके पास अगर हम बहुत सादा बात करें तो आपके पास b1 को हम रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन बोलेंगे एट z इज इक्वल टू a। तो जनाब ये वाला ये हमारे पास सब अप्रोच आ गई है। तो जनाब अब अगर हम इस थ्योरम में देखें तो आपके पास जो हमने ए एन और बी एन को माना था कि ए एन बराबर है वन ओवर टू पाई योटा क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस से एन प्लस वन कॉशी इंटीग्रल फार्मूला से, इसी तरीके से बी एन की वैल्यू निकाली थी। अब मुझे बी वन चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि यहां से बी वन की वैल्यू ली बन सकती है, क्योंकि अगर मैं एन की वैल्यू वन लगा देता हूं, अगर मैं एन की वैल्यू वन लगा दूं तो ये नीचे वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। जीरो की जब किसी चीज की पावर जीरो होती है तो वो वन कंसीडर हो जाता है। इसका ना रिमेनिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, वन ओवर टू पाई योटा क्लोज लाइन इंटीग्रल एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब ये बी वन के बराबर है। यहां से मैं बी वन निकालने को इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रल हम इसको किस फायदे के लिए फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर टू पाई आयोटा दूसरे एंड पे चला जाए और वो बी वन से मल्टीपल हो जाए तो वो सारा जवाब इस इंटीग्रल का आएगा। यानी हम एक इंटीग्रल का जवाब हासिल कर सकते हैं किसके बराबर, टू पाई योटा इंटू बी वन के। या इसका मतलब ये हम मैथमेटिकली इस्तेमाल करेंगे कि एक इंटीग्रल मुझे सॉल्व करना है, तो मैं इंटीग्रल सॉल्व करने की बजाय उसका जवाब देखूंगा कि वो बराबर आ जाएगा टू पाई योटा इंटू बी वन, मगर जब आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। ठीक होगी बात। तो जनाब अब एक एग्जांपल देखते हैं हमें समझ आ सके। लेट्स से हम कहते हैं कि रेसिड्यू देखो भी z पावर माइनस फोर ई अयोटा ए जेड, और ये हम सिंगुलैरिटी पॉइंट देख रहे हैं कि भाई z बराबर है जीरो के। आप इस सिंगुलैरिटी को समझ सकते हैं कि अगर मैं z जीरो कर देता हूं तो फंक्शन आपके पास नॉन डिफाइन हो जाएगा, और नॉन डिफाइन में ही आप सिंगुलैरिटी पॉइंट हासिल हो जाता है, आपको नॉन एनालिटिकल हो जाता है। तो जनाब अब आपके पास क्या है कि अब आप अगर ई अयोटा ए जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल की सीरीज देखें तो आपके पास ये आएगी। तो इसका मतलब हम ई अयोटा ए जेड को इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं सीरीज लगा के। अब नीचे जी की पावर फोर है, वो बारी बारी हर फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। जब आप बारी बारी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जी की पावर थ्री, जी की पावर फोर, तो ये रिमेनिंग अब आपके पास क्या बचेगा, जी की पावर वन बच जाएगा यहाँ पे। तो मैंने z की पावर माइनस वन का कोफिशिएंट ही देखना है। तो यहाँ पे जो z की पावर वन ओवर जेड मैंने अलग करके समझा दिया,
तो इसका कोफिशिएंट सारे का सारा कौन है, अयोटा ए की पावर 3 फैक्टोरियल है, जिसे आप सॉल्व करते तो जवाब आ जाता -a3/6। ये रेसिड्यू कहलाएगा फंक्शन z का एट z इज इक्वल टू 0। तो समझ आ गई बात जनाब वाला। इस तरीके से अब अगर मुझे सीरीज याद है तो मैं बड़े आराम से उस में सीरीज को एक्सपेंड करके उसे सॉल्व करके वहां से वो वाली वैल्यू सिर्फ उठाऊंगा जिसमें z की पावर -1 बन सकती है, और उसका जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा रेसिड्यू कहलाएगा। मगर इसमें मुद्दा यह है कि आपको सीरीज याद होनी चाहिए। अब इसको अगर सीरीज नहीं याद तो फिर हम इसे कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स पहले क्लियर करने होंगे। लेट्स से अगर आपके पास एफ जेड एक एनालिटिक है z इज इक्वल टू ए पे, तो उसका रेसिड्यू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जो हमने लॉरेंट सीरीज पढ़ी, जब आपके पास फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसका सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उसका प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाता है, बी एन 0 हो जाता है आपके पास। तो अब आपके पास इसका मतलब जब बी एन वाला फैक्टर ही 0 हो गया तो इसका मतलब वहां पे रेसिड्यू होगा ही नहीं। तो ये तरीकाकार होता है रेसिड्यू लिखने का। एफ जेड ए पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है, तो उसका कोई रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जनाब अब अगर आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, लेट्स से z इज इक्वल टू a पे, तो हम तब भी बोलेंगे कि इसका आपके पास कोई रेसिड्यू नहीं होगा। क्यों? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है कि यानी अगर वो चीज आप फंक्शन से निकाल दें, वो पॉइंट आप निकाल दें, तो फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक हो गया तो ऊपर वाली कंडीशन तो फिर वैलिड हो गई कि आपका रेसिड्यू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपके पास ऐसा फंक्शन जिसके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है उसका भी कोई रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे आप देखें एफ जेड बराबर है साइन जेड ओवर जेड के, अगर आप जेड 0 कर देते हो तो फंक्शन आपके पास नॉन एनालिटिक हो जाएगा। तो अब आप नॉन डिफाइन हो जाएगा, जो उससे हमें सिंगुलैरिटी का अंदाजा हो जाएगा। तो आपके पास अगर हम इस साइन जेड की सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो अब आप देखो, इसे आप लिखोगे तो इसमें आप देखो एक्सपेंड करने का सॉल्व करने के बाद z की पावर 2, z की पावर 4, इसमें z की पावर नेगेटिव में कोई चीज आ ही नहीं रही, सारी पॉजिटिव में आ रही हैं। अगर सारी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही हैं तो इसका मतलब अब आपको समझ आ रहा है कि मेजर पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, उसका प्रिंसिपल पार्ट या उसका जो सिंगुलर पार्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर सिंगुलर पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब अब आपके पास जनाब क्या हुआ, इसका ना रेसिड्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यही बात तो हम कर रहे हैं कि अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हुई या फंक्शन एनालिटिक हुआ तो उसका रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक होगी बात। अब अगर मैं रेसिड्यू को देखूं सिंपल पोल पे, जिसका ना z इज इक्वल टू ए, सिंपल पोल से मुराद क्या लेते हैं कि जब आप लॉरेंट सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो जो उसका ये वाला पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट या सिंगुलर पार्ट, उसकी सिर्फ एक टर्म एग्जिस्ट करे। तो जब एक पोल होगा पोल ऑफ ऑर्डर 1 तो उसे हम सिंपल पोल बोल देते हैं। अगर यहाँ पे दो टर्म होती तो मैं लिखता पोल ऑफ ऑर्डर 2। जैसे आप यहाँ पे जब सीरीज को एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, जितनी टर्म आएंगी उतना पोल का ऑर्डर होगा। जब मैं लफ्ज सिंपल पोल बोलता हूं तो सिंपल पोल में क्या होने वाला है, सिंपल पोल में सिर्फ एक टर्म आएगी, यानी पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास फंक्शन आ गया, मुझे तो b1 डिफाइन करना है, मुझे पता है कि z की पावर के -1 होगी तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा रेसिड्यू है, तो मुझे b1 चाहिए। तो z-a को अगर मैं दूसरे एंड पे ले लूं तो ये आप मल्टीपल हो जाएगा। तो फंक्शन इस तरीके से लिखा जा सकता है, z-a दूसरी तरफ आ गया, इस फैक्टर से भी मल्टीप्लाई कर गया। अब अगर मैं लिमिट लेता हूं, लिमिट z अप्रोचेस टू a, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी, तो b1 कांस्टेंट है, b1 पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। तो अब आप देखो जब z अप्रोचेस टू a होगा तो ये फैक्टर तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इंतहाई छोटा। जब आप उसकी पावर लोगे तो मजीद छोटा हो जाएगा। तो इसका ना इस वाले फैक्टर को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास b1 बिल आखिर सारे का सारा इसके बराबर आ गया। तो ये अब हमारे पास एक आसान तरीका आ गया b1 मालूम करने का, यानी कि अब मुझे सीरीज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो फंक्शन उसने क्वेश्चन में मुझे दिया होगा वो यहाँ पे प्लेस करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा, जवाब खुद ही b1 का आ जाएगा। जैसे मिसाल देखते हैं कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है z² + 2z + 3। अब आप इसके सिंगुलर पॉइंट निकालो तो अब आप कहोगे कि भाई z बराबर है -3, यानी एक पोल आ रहा है आपके पास।
तो सिंपल पोल हो गया, सिंपल पोल का क्वेश्चन है। तो अब आपके पास वो फार्मूला मौजूद है जो आपने अभी अभी ड्राइव किया है, एफ जेड की वैल्यू लगा दी ए। अब हमें पता लग गया कि जनाब जेड अप्रोचेस टू ए होता है फार्मूले में, तो यहाँ पे जेड अप्रोचेस टू किसके होगा, -3 के। तो आप वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो अब जब वो वैल्यू प्लेस करेंगे आप, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वो z+3 बनेगा। वो नीचे भी z+3 है, वो कट जाएगा, तो z² + 2 आ गया। जब आप लिमिट लगाओगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपने देखा कि सिंपल पोल के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मेरे पास फंक्शन है z² / z²+4। तो क्या मैं ये नीचे वाला जो z² + 4 है, इसको अगर फैक्टर बनाऊं तो z+2 अयोटा z-2 अयोटा लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपने जब सिंगुलर पॉइंट देखने हैं इसके, तो आप z की वैल्यू +2 अयोटा भी और -2 अयोटा दोनों लगा सकते हो। तो दोनों सिंपल पोल हैं, ऑर्डर 1 के हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक वैल्यू लगा के चेक करता हूं। मुझे पता है सिंपल पोल के लिए B1 का फार्मूला ये है, B1 बराबर है लिमिट z अप्रोचेस टू a z a f z। अब मेरे पास, मैं पहला केस लेता हूं कि z बराबर है -2 अयोटा का। तो आप लिमिट में वही दे दोगे कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप फंक्शन एफ जेड की वैल्यू लगा दोगे। यहाँ पे लिमिट का केस चल रहा है अब आपके पास, तो अब आप ये वैल्यू जब लगाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है कि इसमें वैल्यू आपके पास जो लिमिट चल रही है वो -2 में चल रही है। ठीक है, आपको माइट भी थोड़ा सा देखना, फोकस करना पड़ेगा। तो अब आपके पास जब वो लिमिट लगा दोगे, ये फंक्शन इसमें से z+2 अयोटा z+2 अयोटा से कट जाएगा। तो अब आपके पास रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। इस पे जब लिमिट लगेगी तो आप वो लिमिट प्लेस कर दी आपने। तो अब आपके पास माइनस अयोटा आंसर आ गया B1 का। अब अगर चूंकि दो सिंगुलर पॉइंट थे, तो मैं इसका दूसरा सिंगुलर पॉइंट 2 अयोटा प्लेस करता हूं। तो अब आपके पास वही सिंपल पोल के लिए इक्वेशन ये है, z बराबर है 2 अयोटा के। अब आप उसी तरीके से वैल्यू प्लेस कर दोगे। तो अब आप इसकी वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे, तो आप फंक्शन की वैल्यू लगा देंगे। फंक्शन की वैल्यू से अब कट जाएगी इससे। तो आपके पास क्या होगा कि जनाब ये z-2 अयोटा z-2 अयोटा से कट जाएगा, ऊपर z² + z+2 अयोटा आ जाएगा। बाउंड्री कंडीशन, लिमिट कंडीशन लगेगी, तो आपके पास अयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल, इसके प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे रेसिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर m। अब इसका मतलब जब आप इस सीरीज को एक्सपेंड करोगे, बी वाले फैक्टर को, आप m तक जाने वाले हो। तो इसका मतलब अब आपके पास वैल्यू तो B1 चाहिए आपको, तो मजीद ढेर सारी टर्म अब शामिल हो चुकी हैं। तो मैं क्या करता हूं, अगर z-a की पावर m को मल्टीपल कर देता हूं लेफ्ट और राइट पे, दोनों एंड्स पे, तो क्या सिचुएशन यूं बन जाएगी कि z-a की पावर m लेफ्ट साइड पे मल्टीपल हो जाएगा fz से। तो इधर आ जाएगा z-a की पावर m, इस पहले वाले हमारे मेजर जो पार्ट है उससे मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो जनाब, B1 डिवाइडेड बाई z-a, जब मैं z-a m से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे z-a 1 है, तो वो टोटल बाकी क्या बचेगा, m-1। यहाँ पे क्या बचेगा, m-2। तो यहाँ पे bm, क्योंकि z-a m मल्टीपल हो रहा है, तो वो कट जाएगा। अब एक चीज समझें जरा, कि अगर मैं z की पावर 2 का डिफरेंशियल लेता हूं तो 2z आता है। अगर मैं यहाँ पे उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेता हूं तो कांस्टेंट वैल्यू 2 आ जाएगी। ये एग्जांपल जरा यहाँ पे सोचो, मुझे B1 चाहिए, तो B1 के साथ क्या लिखा हुआ है, z-a की पावर m-1। यानी आपने यहाँ पे देखा कि फंक्शन की जितनी पावर होती है, अगर उतने टाइम डिफरेंशिएट किया जाए तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं z-a की पावर m-1 है, तो इतने टाइम डिफरेंशियल करूंगा, तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाएगी, जिससे मुझे B1 निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इस पूरे फंक्शन को z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने वाले हो, कितने टाइम, m-1 टाइम, क्योंकि B1 के साथ क्या है, m-1। अगर आप इस फंक्शन को m-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। बात समझ आ गई। तो अब आपने क्या किया जनाब, वो जब डिफरेंशिएट कर दिया, आपने कहा
लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। अब आप जरा देखो कि आपके पास m-1 बड़ा है, m-2 छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसे मजीद डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपके पास ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसके तो bm तो वैसे ही कांस्टेंट हो गया, तो अब आपके पास इसका मतलब रिमेनिंग फैक्टर आने वाला है b1 आपके पास, और साथ में इस सारे का जवाब क्या आ जाएगा, m-1 फैक्टोरियल। तो जितने टाइम होता है, जैसे यहाँ पे देखो सेकंड टाइम किया तो 2 आ गया ना, तो ये 2 फैक्टोरियल का एक तरह से रूप लिए हुए है, क्योंकि z की पावर 2 थी, तो जितनी पावर होती है उतना फैक्टोरियल आ जाता है। तो यहाँ पे m-1 है, तो यहाँ पे वो z-a की पावर m-1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अब क्या है कि अब आपके पास इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो मुझे तो यहां से b1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, m-1 फैक्टोरियल को दूसरे एंड पे अब ले जा सकते। चलें, आप बाउंड्री लिमिट की कंडीशन लगाई तो ये फैक्टर आपके पास अगेन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिमेनिंग फैक्टर ये बचा रहेगा। यहां से b1 मुझे चाहिए, m-1 फैक्टोरियल दूसरे एंड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे जाके, तो अब आपके पास ये b1 का टूल आ गया जब आप पोल ऑफ ऑर्डर m की बात करते हैं। ठीक है। अब आपने शुरू में एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने ई अयोटा ए जेड पे ई एक्स वाली सीरीज लगाई थी। अब अगर आप देखो इस फंक्शन को, तो z की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये पोल ऑफ ऑर्डर 4 है, यानी m की वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अभी मैंने जो b1 निकाला है फॉर ऑर्डर ऑफ m, तो इसका मतलब अब मेरे केस में m की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4 आने वाली है, क्योंकि ऑर्डर 4 है। तो इस टूल के अंदर जो अभी अभी मैंने बनाया, m की जगह 4 लगा देते हैं, तो ठीक हो गया। अब आपके पास देखो z अप्रोचेस टू जीरो था, सिंगुलर पॉइंट मालूम था, तो आपने z अप्रोचेस टू जीरो की लिमिट दे दी इस चीज को। ठीक है, तो अब आप इस जगह पे वैल्यूज प्लेस कर देंगे, यहाँ पे z की पावर 4 आ जाएगा, और ये अब आपके पास z 4 से कट जाएगा, ई अयोटा ए जेड आ जाएगा। अब आप थ्री टाइम इसे डिफरेंशियल करेंगे, 3 टाइम डिफरेंशियल करने के बाद लिमिट की कंडीशन दे देंगे, तो आप देखो वही जवाब हासिल हो गया जो आपने सीरीज एक्सपैंड करने के बाद लगाया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दोनों तरह से जवाब सेम आ रहा है। उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आपको सीरीज नहीं याद तो ये वाला मेथड आसानी से अप्लाई किया जा सकता है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करनी है। तो जनाब ये तरीकाकार हम अख्तियार करते हैं रेसिड्यू मालूम करने के लिए। आज के दिन में आपने देखा कि रेसिड्यू क्या होता है, फिर हमने देखा कि सिंपल मेथड से सीरीज एक्सपैंड करके भी रेसिड्यू मालूम किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि एनालिटिक फंक्शन का रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें सिंगुलर टर्म होती नहीं है। फिर आपने देखा कि अगर आपके पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है तो उसका भी आपके पास रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर पोल ऑफ ऑर्डर जीरो, सिंपल पोल देखा जिसे हमने ऑर्डर 1 बोलते हैं, कि उसके लिए टूल हमारे पास सादा सा था। फिर हमने पोल ऑफ ऑर्डर m के लिए रेसिड्यू निकालने का फार्मूला बनाया, एक एग्जांपल से देखा, फिर हमें पता चला कि वही जो आप एग्जाम्पल अगर सीरीज के साथ करेंगे तब भी वही जवाब आएगा, अगर आप पोल वाले फार्मूला लगा के पोल ऑफ ऑर्डर m का फार्मूला लगा के करेंगे तब भी वही जवाब आएगा। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।